दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और बच्चों, आज हम एक ऐसे करेंगे डेमोक्रेसी जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है ना? तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राधाकृष्णन जी एक फिलोसफर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में भारत के दूसरे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है। लाइफ स्पैन इनका 1888 से 1975 तक है, इनका जीवनी का काल। और ये बेसिकली अपने जाने जाते थे अपनी कंपैरेटिव स्टडी के लिए, तुलनात्मक अध्ययन किसका? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी, यानी पूर्वी और पश्चिमी जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है, उसकी तुलनात्मक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और ये प्रोफेसर रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूनाइटेड किंगडम, यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहां पे प्रोफेसर रहे। और 1962 से टीचर्स डे है ना, वो सेलिब्रेट होता है इंडिया में इनके बर्थडे पर, जो कि है 5 सितंबर। हम सभी मनाते हैं ना टीचर्स डे, बचपन से मनाते आए हैं, तो वो इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है। और साथ में देखा जाए तो इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे इंडियन फिलोसफी 1923 टू 1927 तक 2 वॉल्यूम्स में था ये। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स 1939 में आया। कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन एटसेट्रा, ऐसे कुछ और भी हैं कई सारे। ये कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं जो मैंने बताए। तो क्योंकि ये टीचर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ इनका बहुत मतलब ध्यान था, भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, फिर इनके नाम पे 1962 से हम टीचर्स डे मनाते हैं, मतलब इनके बर्थडे डेट पर। ठीक है। तो ये अपने रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो अभी हम ऐसे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी ऐसे हमारे सिलेबस में है और हम इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ऐसे, और मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है कि मुझे एक लेक्चर में पूरा भी ना हो पाए, हो सकता है मुझे 2 लेक्चर बनाने पड़े, है ना? तो उसके लिए रेडी रहना, पर भाग मत जाना, पूरा समझना ढंग से। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। देखो, एस राधाकृष्णन का, क्योंकि उनके टाइम में ये जो ऐसे लिखा गया था ना, ये इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद की बात है ये। और ऐसे में वो डेमोक्रेसी की तरफ चिंता जता रहे हैं एक तरीके से। उनको टेंशन है कि भाई डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है, ये बहुत ही टेस्टिंग फेज से गुजर रही है, टेस्टिंग टाइम्स, मतलब वो इसकी मतलब परीक्षा की घड़ी है अभी देखा जाए तो। और साथ में क्योंकि डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था यूएसए में चल रहा था काफी दिन से, यूके में था, परंतु वर्ल्ड की नई नई जगह पर जो डेमोक्रेसी अलग अलग कंट्रीज में आ रही थी, तो वहां तो एक तरह से टेस्टिंग चल रही थी, इसकी परीक्षा नहीं चल रहा था एक तरह से। तो वैसा समय चल रहा था, तो उस पर फिर उन्होंने निबंध लिखा कि डेमोक्रेसी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखो, डेमोक्रेसी इज पासिंग थ्रू ए टेस्टिंग टाइम। डेमोक्रेसी टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं। तो टेस्टिंग टाइम का मतलब आप देख सकते हो कि एक तो परीक्षण का समय चल रहा है, और प्लस एक बोल सकते हो कि थोड़ा उनके लिए मुश्किल समय भी चल रहा है। ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, एज ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट इट इज नॉट वेरी पॉपुलर। अब राजनीतिक अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डेमोक्रेसी इतना पॉपुलर नहीं है। राधा कृष्ण जी अपने समय की बात कर रहे हैं उस वक्त, कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डेमोक्रेसी अभी इतनी पॉपुलर नहीं है। मतलब देखो, उससे पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा होते थे। अब राजा महाराजा तो ऑटोक्रेटिक होते थे, अकेले आदमी का राज होता था। कोई तो वैसा डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र जैसा जनता से पूछा जाता है, जनता की राय ली जाती है, जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहुंचते हैं संसद में, तो वैसी कोई चीज तो मतलब होती नहीं थी। तो बेसिकली एक व्यक्ति का राज होता था, है ना? तो डेमोक्रेसी इतना पॉपुलर स्टार्टिंग में था नहीं, वो जब ये बात कर रहे हैं 1950s के आसपास की। इट हैज ब्रोकन डाउन इन इटली एंड स्पेन। अब वो उदाहरण भी दे रहे हैं। वो उदाहरण कैसे दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि भाई देखो, इटली और स्पेन जो है ना, इटली में देखो क्या हुआ था, इटली और स्पेन में लोकतांत्रिक सरकार आई, परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था तो इटली में तो आ गए अपने, क्या बोलते हैं, मुसोलिनी साहब, है ना? और स्पेन में भी आ गए थे, कोई मतलब व्यक्ति था, एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं है उसका, है ना? तो वो व्यक्ति आ गए थे। ठीक है। तो कुल मिला के वो दोनों ही कौन थे? डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। तो तानाशाह का अरेंजमेंट हो गया वहां पे, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो हट गई। तो इसलिए बता रहे हैं इट हैज, कि डेमोक्रेसी आई थी, कहां पे आई थी? इटली और स्पेन में आई थी, परंतु वहां पर ये टूट चुकी है। रशिया एंड चाइना आर नॉट फेवरेबली डिस्पोज्ड टू इट। और जो रशिया और चाइना है वो तो इसको वैसे ही पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब वो फेवरेबल ही नहीं है इसकी तरफ, वो डेमोक्रेसी लाना नहीं चाहते अपनी कंट्री में। वहां पर तो देखा जाए तो आपको पता होगा, कम्युनिज्म या सोशलिस्टिक कम्युनिज्म चल रहा था। ठीक है। इवन इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप, और जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है, और साथ में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, where the semblance of popular representative government is kept up, strong misgivings are felt।
वहां पर दिखने में सेम्बलेंस, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि डेमोक्रेसी, मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार जैसा कुछ दिखने में वैसी तो सरकार वहां पर ला दी गई है, एस्टैब्लिश हो गई थी उस वक्त। कहां पे? पूर्वी यूरोप। अब यूरोप मतलब इतना बड़ा यूरोप पूरा, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप में तो बोल सकते हो आप लोग यूके, ये फ्रांस, इटली, है ना, जर्मनी प्लस पुर्तगाल, ऐसे कंट्री थे। और ईस्टर्न यूरोप में कुछ कई सारे कंट्री थे ना। तो ये ईस्टर्न यूरोप क्या था, ये एक्चुअल में रूस के वो टच में था, एक तरीके से रशिया के टच में था। अब ये बोल रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में इनमें भी पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी जैसी चीज आ तो गई जो दिखने में डेमोक्रेसी जैसी है, परंतु वहां पे और साथ में साउथ अमेरिका में जो लग रहा है कि डेमोक्रेसी है वहां पे, परंतु उस डेमोक्रेसी के अंदर स्ट्रॉन्ग मिसगिविंग्स आर फेल्ट। मतलब साफ साफ बोल सकते हो मिस्टेक्स नजर आ रही हैं कि लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी सरकार वहां रुकेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। यानी दिखने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूर स्टैब्लिश कर दी है, परंतु वहां पे साफ साफ अभी से ही मतलब ऐसे सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि यहाँ पे ये नहीं चलेगी। ठीक है। लॉर्ड ब्राइस एक्सप्रेस्ड डाउट्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रियल डेमोक्रेसी। अब लॉर्ड ब्राइस तो एक पॉलिटिशियन वगैरह थे, मतलब स्कॉलर पॉलिटिशियन सभी थे इंग्लैंड के। तो लॉर्ड ब्राइस ने अपने डाउट्स एक्सप्रेस कर दिए थे किसके बारे में? फिजिबिलिटी ऑफ ए रियल डेमोक्रेसी, कि सही मायने में डेमोक्रेसी एक्चुअल में चल भी सकती है क्या कहीं पर, किसके अलावा? एक्सेप्ट इन स्मॉल कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड एंड स्कैंडिनेविया। वो बताते हैं स्विट्जरलैंड जैसा छोटा कंट्री प्लस स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये जो छोटे कंट्रीज है ना, केवल इनमें ही बोल सकते हो डेमोक्रेसी चल सकती है। इसके अलावा रियल डेमोक्रेसी कहीं पर लागू भी हो सकती है। फिजिबिलिटी मतलब वहां पर उसे चलाना सही भी रहेगा क्या, वो चल भी सकती है क्या, ऐसा उनको बिल्कुल साफ साफ डाउट था। किसको? लॉर्ड ब्राइस को। वो अपना एक्सप्रेस भी किया, उन्होंने अपने भाव, अपने जो बोल सकते विचार रखे। उनको सीरियसली डाउट था कि भाई ये डेमोक्रेसी जो चीज है इसकी व्यवहारिकता या प्रैक्टिकलिटी कितनी पॉसिबल है इन छोटे कंट्रियों के अलावा बड़े देशों में। मतलब लॉर्ड ब्राइस सीधे सीधे बोल रहे हैं कि छोटे देशों में तो ये चल सकती है, स्विट्जरलैंड जैसे स्कैंडिनेविया, यहाँ पर तो रियल डेमोक्रेसी आ सकती है, बट जो ये बड़े देश हैं वहां पे इसकी कितनी प्रैक्टिकलिटी है, मतलब कितनी हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो ये चल भी सकती है कि नहीं चल सकती है, वहां कितनी व्यवहारिकता है, वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, वहां पर डेमोक्रेसी लाना मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज बोल रहे हो। और देखो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वो बहुत ही एजुकेटेड वैसी कंट्रीज हैं, तो वहां पर फिर भी चल सकती है। स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है, इनकी साइज इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए वहां पर वो बता रहे हैं कि संभावना है कि रियल डेमोक्रेसी चल जाएगी। पर बाकी बड़े देशों में, भारत जैसे देश, ऐसे देशों में डेमोक्रेसी के ऊपर डाउट जता रहे हैं। मतलब वी वेलकम्ड डेमोक्रेसी एज ए रिलीज फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल। अब वी, अब यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन खुद के लिए बोल रहे हैं, हम यानी भारत देश, कि वी वेलकम डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी का स्वागत किया एज ए रिलीज फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल, क्योंकि हम एक तानाशाह रूल यानी अंग्रेजों के रूल से छूट के बाहर आए थे, तो हमने डेमोक्रेसी का स्वागत किया। बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स वर्किंग टुडे। परंतु आज हम जो डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रही है इसके कामकाज से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। We are coming to realize that government is a technical art and only those skilled in it can be the rulers. We are coming to realize that, अब हमें ये एहसास हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो एक टेक्निकल आर्ट है, सरकार चलाना एक तकनीकी कला है, इट्स ए टेक्निकल आर्ट, तकनीकी कला है। एंड केवल जो इसमें स्किल्ड है यानी जो इसमें निपुण है, किसमें? सरकार चलाने में जो निपुण होते हैं, इट कैन बी द रूलर्स, वही रूलर हो सकते हैं। मतलब ये चीज बता रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी चलाने के लिए मतलब मतलब सरकार चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए आप में स्किल होनी चाहिए, आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, वो मतलब बोल सकते हो आप में निपुण होने चाहिए आप। परंतु क्योंकि डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, अपने यहाँ पर आम जनता चूज कर रही है, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, और चाहे उसे कुछ ज्ञान है कि नहीं है, चाहे उसे पता है कि कैंडिडेट कैसा है कि नहीं है। हमारे यहाँ वोट किस आधार पे पड़ते हैं हम सबको पता है, जात, धर्म और समुदाय, पता नहीं, और रिलेशनशिप, इन सब के आधार पर पड़ते हैं अपने यहाँ तो वोट। तो वो उसकी बोल रहे हैं कि भाई सरकार चलाना एक टेक्निकल आर्ट है, केवल जो इस चीज में स्किल्ड है यानी जो सरकार चला सकते हैं, जिनमें वो स्किल है, केवल वही रूलर्स हो सकते हैं, हर कोई रूलर्स नहीं हो सकता। आपको डेमोक्रेसी में रूलर कौन होती है? जनता होती है ना। अब डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुअल वर्किंग रेयरली परमिट्स ए कंट्री टू बी गवर्न बाय इट्स एब्लिशमेंट, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ना वो एक्चुअल वर्किंग, क्योंकि असलियत में डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है एक्चुअल में हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी समझाया कि भाई आपने सामने एक कैंडिडेट खड़े कर दिए, लोग खड़े हो गए एक के ऊपर एक। अब आपको पता है सामने वाला बंदा अच्छा है, परंतु आप उसे फिर भी वोट नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि संभावना हो सकती है कि आप किसी और पार्टी को बिलोंग करते हो या और पार्टी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, हो सकता है कि आपका वो
पर्सनली अच्छे रिलेशनशिप ना हो उस कैंडिडेट के साथ में, हो सकता है वो आपकी जात के अलावा किसी और जात का, और आपके सामने कोई अपनी जात का खड़ा है तो आप अपनी जात वाले को दोगे। हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार ही खड़ा हो रहा है तो आप उसी को वोट दोगे, भले ही वो कितना ही बड़ा नालायक हो, है ना। मतलब आपको बहुत बार ये पता भी होता है कि कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, पर फिर भी आप उसे वोट नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपके और बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, जुड़े होते हैं आपके साथ में, ठीक है। इसके साथ में आप देखते हो कि भाई बहुत बार, और ज्यादातर टाइम पे तो बहुत बार आपको पता भी नहीं होता कौन सा कैंडिडेट अच्छा है ना। वहां पर आप आंख बंद करके वोट दे जाते हो। बहुत बार क्या होता है, आपको पार्टीज वगैरह या फिर कोई भी मतलब बोल सकते हो कि कोई प्रलोभन देते हैं, पैसे देते हैं, या फिर कोई भी चीजें बांटते हैं, उन चीजों को लेके आप खुश हो जाते हो और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे आते हो। ये नहीं देखते कि वो कैंडिडेट आपकी इंटरेस्ट को आगे सर्व करेगा कि नहीं करेगा, आपके इलाके की सेवा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये डेमोक्रेसी जो एक्चुअल वर्किंग चल रही है ना, ये राधा कृष्ण जी अपने विचार रख रहे हैं, ये मेरे विचार नहीं है, ये राधा कृष्ण जी के विचार है, ध्यान रखना। राधा कृष्ण जी अपने विचार रख रहे हैं कि जो एक्चुअल वर्किंग है ना डेमोक्रेसी की, वो एबलेस्ट मैन, यानी जो सबसे योग्य आदमी है ना जो देश में, उनको सरकार ही चलाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं ना, वो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। अब मान लो एक पढ़ा लिखा बहुत ही अच्छा इंसान, जिसमें योग्यता है कि वो एक आपका भला कर सकता है, आपकी सेवा कर सकता है, उसको चुना ही नहीं जाएगा। उससे पहले आपको पता चलेगा कि जिसके पास में पैसा होगा या फिर पावर होगी, मसल पावर, यानी कि जो बोलते हैं ना दबंग लोग होते हैं एक इलाके में, वैसे वो लोग ही चुनाव जीतेंगे। क्यों? उनके पास पैसा है, ताकत है, वो चुनाव जीतने के लिए चाहिए, वो वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेंगे किसी न किसी तरीके से। और जो सीधा साधा एक बोल सकते हो होनहार या फिर इस तरह का व्यक्ति होगा ना, वो बेचारा पीछे रह जाएगा, उसको कोई वोटिंग देगा। इसलिए राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो एक्चुअल वर्किंग है ना, सही मायने में जो डेमोक्रेसी चल रही है, वो डेमोक्रेसी देखा जाए तो एक कंट्री के अंदर उसके जो सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं ना, उनको तो सरकार चलाने नहीं देते, उनको सरकार में आने नहीं देते, वो चुने ही नहीं जाते कभी। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अब देखो, इट इज एन एज ऑफ मशीन्स इन पॉलिटिक्स टू। अब आगे राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स, अब क्योंकि नया काल आ गया, आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है, ये तो देखो 70-80 साल पहले की बात कर रहे हैं ना हम, तो आज की बोले तो कितना आधुनिक काल आ गया। उस वक्त भी आधुनिकता की शुरुआत हो गई थी, मॉडर्निटी की स्टार्टिंग हो गई थी। तो मशीन्स वगैरह आ गई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, मशीनों को काम बढ़ता जा रहा था हर क्षेत्र में, ठीक है, यानी मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा था हर क्षेत्र में। तो बोल रहे थे ये एज ऑफ मशीन्स है, देखा जाए तो मशीनों का काल शुरू हो गया है। और ये मशीनों का काल पॉलिटिक्स में भी शुरू हो गया है, यानी राजनीति में भी मशीनों की जरूरत पड़ गई है, मशीनों का काल स्टार्ट हो गया, मतलब राजनीति के अंदर भी। कैसे? देखो, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी सम मिस्टीरियस कॉकस इन द बैकग्राउंड रूल्स द स्टेट। कि भाई डेमोक्रेसी के नाम पे कोई रहस्यमय ग्रुप होता है, वो रहस्यमय ग्रुप है ना, पीछे से सरकार चलाता है, बैकग्राउंड रूल्स द स्टेट, वो राज्य को पीछे से वो चलाता है। कहने का मतलब है कि आपने तो बहुत सारे लोग चुन के भेजे यहाँ से, चलो जैसे भी चुने, अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, कैसे भी थे, आपने चुन के भेजे। परंतु जब एक सत्ता में एक पावर, एक सरकार, मतलब जिसकी सरकार बनती है, जिस पार्टी की या फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज की सरकार बनती है, तो वो सरकार में कुछ 8-10 गिने चुने लोग ही होते हैं जो सरकार चलाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ हम यहाँ मिलाते हैं। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं राधा कृष्णन जी कि भैया एक मिस्टीरियस ग्रुप होता है, और वो ग्रुप हो सकता है आपके चुने हुए लोगों का ही ग्रुप हो, या फिर उस पार्टी के टॉप लीडरशिप, यानी उस पार्टी में जो सबसे टॉप के 8-10 नेता होंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बैकग्राउंड में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगातार उनको ऊपर असर डाल रहे हैं कि ये काम करो, तुम ये काम करवाओ, वो काम कराओ। मतलब ऐसे भी होते हैं लोग जो पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं, पीछे से आपको मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सामने नहीं आते कभी, पीछे से पैसे भी लगाते हैं, वो पार्टी के कामों में पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करेंगे और वो अपने काम निकलवाते रहेंगे। तो मतलब ये, और दूसरा, जो 8 से 10 टॉप लीडर्स होते हैं एक पार्टी के, वही सरकार चलाते हैं, बाकी उसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसको एक मिस्टीरियस ग्रुप है जो पीछे से चला रहा है, मतलब डेमोक्रेसी में वही राज करता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नॉट एनी इंडिपेंडेंस और इनिशिएटिव। और जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं ना, हैव नॉट एनी इंडिपेंडेंस और इनिशिएटिव, उनको कोई आजादी प्राप्त नहीं होती, और वो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते, यानी कि वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते, कोई काम की शुरुआत भी नहीं कर पाते। हमारे चुने हुए लोग, उनको कोई आजादी नहीं होती, मैंने जैसे बताया कि उनसे कोई पूछता ही नहीं है, और वो कुछ स्टार्ट करना चाहें तो पहले पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, पार्टी जो कहेगी वो करना पड़ेगा वो वाली चीज है, इसलिए उनको कोई आजादी नहीं होती। सिंस दे आर हेल्पलेस टूल्स ऑफ ए वास्ट मशीन, क्योंकि वो एक बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे होते हैं। इसलिए वो बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में भी मशीनी काल आ गया है। मशीन कैसी होती है? मशीन ऐसी होती है कि भाई ऑटोमेटिकली सारे पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं, और
सबके सब एक साथ फंक्शनिंग करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक बड़ा मेन पुर्जा चलेगा, सारे पुर्जे साथ साथ उसके चलते रहेंगे। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में एक बड़ा पुर्जा, मेन लीडर्स है ना, वो चलेंगे, वो अपना डिसीजन लेंगे, और उनके साथ साथ जो छोटे पुर्जे हैं ना, जो उनके पार्टी के मेंबर है, वो उनको ऑटोमेटिकली वही काम करना पड़ेगा जो बड़े कर रहे हैं, उनके अनुसार ही काम चलना पड़ेगा। इसलिए मशीन की तरह हो गए, खुद का दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे वो, और जैसा बड़े लोग कह रहे हैं वैसे चले जाओ, ये मशीन की तरह अंधाधुंध चले जाओ, वो वाली चीज हो गई। तो वो क्या हो गए, हेल्पलेस टूल की तरह हो गए, बेसहाय उर्जे पुर्जे की तरह हो गए, एक मशीन के हिस्से। The votes of the members are not influenced by their convictions or the arguments in the assembly or even the views of their constituencies. अब जो मेंबर चुने हुए जो लोग होते हैं हमारे, उन वो क्या होता है कि जब संसद में जाते हैं या फिर विधानसभा वगैरह में जाते हैं, स्टेट्स में विधानसभा विधान परिषद होती है, और हमारे टॉप लेवल पे जो राष्ट्र में मतलब जो कैपिटल में दिल्ली में क्या है, अपनी पार्लियामेंट है, संसद है, ठीक है। तो वहां पे हमारे चुने हुए जो लोग गए हैं, उनके जो वोट्स होते हैं, अब वहां पर क्या होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे, मतलब देखो वहां वोटिंग होती है, जैसे कोई भी पार्टी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, मतलब असेंबलीज हो, वहां पे क्या होता है कि कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी बनाई तो पॉलिसी पे वोटिंग तो होती है, विपक्ष पक्ष वाले सब वोट देते हैं पॉलिसी के फेवर में, अगेंस्ट में, या कुछ जो भी चेंज करवाने हैं उसके हिसाब से। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि द वोट्स ऑफ द मेंबर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कन्विक्शंस और द आर्गुमेंट्स इन द असेंबली। कि जो मेंबर्स के जो वोट्स होते हैं ना, वहां पे जो सदस्य, जो हमारे चुने हुए सदस्य जो वोट देते हैं ना, वो वोट उनकी खुद की धारणाएं या उनके खुद के आर्ग्यूमेंट्स कि वो क्या सोचते हैं उस पॉलिसी के ऊपर, उस पर आधारित नहीं होते हैं, है ना। इवन द व्यूज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, और ना ही आपकी वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब वो जिस इलाके से चुन के जाते हैं, जिस इलाके ने वहां को उनको चुन के भेजा है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले क्या सोचते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उस पॉलिसी के ऊपर क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। यानी जिस इलाके से वो चुन के आए हैं, तो उस उनके खुद के इलाके के लोग क्या सोचते हैं उस पॉलिसी के ऊपर, ना ही इस बात पे उनके वोट निर्भर करते हैं। यानी उनके वोट ना तो इस बात पे निर्भर करते हैं कि वो जिस इलाके से चुन के आए हैं, उस इलाके के लोग क्या सोचते हैं पॉलिसी के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में जिस पे वो वोट डालने जा रहे हैं, या फिर उनके खुद के विचार क्या हैं, है ना, वो खुद क्या सोचते हैं, इन कोई भी चीज मायने नहीं रखती। उनके वोट इस पे निर्भर ही नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि उनके वोट किस बात पे निर्भर निर्भर करते हैं, उनके वोट निर्भर करते हैं कि पार्टी के ऊंचे लोग क्या सोचते हैं, जो पार्टी के जो मुख्य अधिकारी, मुख्य लोग हैं ना, वो जो बोलेंगे ना, उनको वहीं वोट करना पड़ेगा, वैसे ही वोट करना पड़ेगा। उनके खुद के व्यू पॉइंट मायने नहीं रखते, उनके खुद के विचार मायने नहीं रखते, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, ठीक है। तो राधा कृष्ण जी एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि डिस्कशन इज अनरियल। वो जो भी बहस कर रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर या फिर जो असेंबलीज के अंदर, वो सब नकली है। द डिबेट इज अननेसेसरी, और बोल सकते हो जो वो मतलब वाद विवाद जो भी करते हैं वहां पे, वो सब अनावश्यक है, वो कोई काम का नहीं है। एंड डेमोक्रेसी इज ओनली नेम, और जो डेमोक्रेसी है ना, ये तो सिर्फ नाम की है। समझ रहे हो ना, मतलब इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया उन्होंने उस वक्त कि भाई जो डिस्क, और ये तो जब दिया उन्होंने कब, उस वक्त तो इंडिया में काफी सही कंडीशन थी हमारे यहाँ, मतलब नेता वगैरह काफी पॉजिटिव डिस्कशन किया करते थे, मतलब वैसी चीज होती थी। आजकल हंगामे वगैरह काफी ज्यादा होने लग गए हैं, और डाउट बढ़ता जा रहा है मतलब डिस्कशन पे, सब चीजों पे। ये उस वक्त की कंडीशन बता रहे हैं कि भाई डिस्कशन अनरियल, कि डिस्कशन जो हो रहा है ना वो तो बिल्कुल ही नकली है। साथ में डिबेट जो होती है, बहस वगैरह होती है, वो अनावश्यक है, कोई मतलब ही नहीं उस डिबेट का। क्यों? क्योंकि उस डिबेट के अनुसार कुछ होता ही नहीं है। डिसीजन तो वही, मतलब जो ऊंचे पार्टी के लोग होंगे, सरकार के लोग होंगे, वही डिसीजन लेंगे और उनके अनुसार ही चलेगा। बाकी डिबेट चाहे कोई कुछ भी चिल्लाता रहे, उसमें कुछ भी बहस करते रहो, वो मतलब कोई मायने की नहीं है। और डेमोक्रेसी केवल नाम की रह गई फिर ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना। डेमोक्रेसी तो वो होती है जिसमें एक तरह से जनता ने चलो चुन के जो लोग भेजे, उन लोगों की सुनी जाए, या फिर जनता से वो डिस्कशन करे, जनता से सुने, जनता क्या कहना चाहती है उस पॉलिसी के ऊपर। वो कोई कुछ पूछता ही नहीं किसी से, कुछ गिने चुने लोग ऊपर के डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। द जनरल इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव नॉट बीन फेवरेबल टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। और इस तरीके से डेमोक्रेसी के जो आम प्रभाव होते हैं ना, वो एक्चुअल में जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति की जो आजादी है ना, उसके खिलाफ होते हैं, उसके फेवर में नहीं होते। यानी डेमोक्रेसी का असर, बोलते हैं डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को पूरी, मतलब बोल सकते हो आप लोग, फ्रीडम मिलती है, आजादी मिलती है। परंतु राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं इसके अपोजिट है, बल्कि एक व्यक्ति की आजादी के बिल्कुल भी साथ में नहीं है डेमोक्रेसी, उसके खिलाफ है। देखो, वो इसलिए हो गया है क्योंकि मेन जो आपकी सत्ता चलाने वाले लोग हैं, जो आपके चुन के जो लोग भेजे हैं, उनकी नहीं चल रही, उनकी कोई नहीं सुन रहा। उनको खुद के कहने की मतलब फ्रीडम नहीं है वहां पे कि हम तो ये चाहते हैं ऐसा हो। वो उनको खुद ही को फ्रीडम नहीं है, तो आप फिर बाद में किसकी फ्रीडम की बात करते हो। वो ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं फ्रीडम तो उल्टी डेमोक्रेसी में छिन रही है।
in Europe and in America, which are said to be the most democratic and highly individualistic. Individual life is least regarded. बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जो यूरोप है ना, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जो ऐसे बोले जाते हैं कि सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक इलाके हैं दुनिया के, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक इलाके हैं ये एक्चुअल में, और हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, और इनको बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक इलाके बोले जाता है, मतलब जहां पर एक व्यक्ति की सुनी जाती है, एक व्यक्ति के इंटरेस्ट की परवाह की जाती है, ऐसे इलाके हैं ये। परंतु इन्हीं इलाकों में देखा जाए तो इंडिविजुअल लाइफ इज लीस्ट रिगार्डेड, एक व्यक्ति की जिंदगी की सबसे कम परवाह होती है। मतलब इनको माना जाता है, ये बोल रहा हूं, इनको माना जाता है कि ये सबसे डेमोक्रेटिक है, और या इंडिविजुअल व्यक्ति की सबसे ज्यादा मतलब खैर खबर ली जाती है, परंतु एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिविजुअल लाइफ की सबसे कम परवाह की जाती है। इन द लैंड ऑफ लिबर्टी, इन द लैंड ऑफ लिबर्टी, फंडामेंटलिज्म, Ku Klux Klan and Nordic assaults on all other races and cultures prevail। अब वो ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे, देखो उन्होंने अमेरिका से तो उठा लिया कू क्लैक्स क्लैन, और नॉर्डिक असॉल्ट उठा लिए यूरोप से। वो बोलते हैं कि देखो इनकी जमीन, अमेरिका की, यूरोप की, इनकी जमीन को लिबर्टी की जमीन कहा जाता है, आजादी की जमीन कहा जाता है। उसी आजादी की जमीन में कुछ ऐसे ग्रुप पैदा हो गए हैं, कू क्लैक्स क्लैन तो अमेरिका में, और नॉर्डिक असॉल्ट मतलब ये इसमें यूरोप में, जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, नॉर्वे, स्वीडन, उधर की तरफ है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप वाले एक विशेष जाति, समुदाय, क्लास, रंग के व्यक्तियों के खिलाफ होते हैं। मतलब कू क्लैक्स क्लान जैसे बोल सकते हो, गोरे लोगों का ग्रुप है, वो काले लोगों के खिलाफ है वहां पे, ऐसे बोल सकते हो। और नॉर्डिक असल्ट वो बाहर, जो बाहर से आए के आके जो बसे हैं उन कंट्रीज में, या फिर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के खिलाफ है। तो मतलब ये लोग लगातार हमले करते रहते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते, है ना। तो ये बता रहे हैं कि अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तुम डेमोक्रेटिक इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोग ग्रुप बना के घूम रहे हैं, और वो सरेआम मतलब ऐसे लोग पे, मतलब जिन लोगों को पसंद नहीं करते उन पे हमले कर रहे हैं। तो ये कहाँ की आजादी हुई, वो लोगों की तो आजादी छीनी जा रही है ना। ऑल अदर रेसेस एंड कल्चर प्रिवेल्स, मतलब सभी दूसरे जो बोल सकते हैं रेसेस और कल्चर, जो संस्कृति है, समुदाय के लोग हैं, उन सब पे वो हमला करते रहते हैं, और बस खुद के समुदाय, खुद के मतलब रंग वाले लोग या खुद के समुदाय के लोगों की परवाह करते हैं, बाकी सब पे वो हमले करके उनको डरा डरा के मार देते हैं, भगा देते हैं वहां से। तो ये कहाँ की आजादी हुई फिर इन मतलब अमेरिका में और यूरोप में। इसलिए बोल रहे हैं कि ये इतने डेमोक्रेटिक मान जाते हैं, परंतु यहीं पर सबसे डेमोक्रेसी की हानि हो रही है सबसे ज्यादा। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच थ्रेटन डिसेंटिंग पॉलिटिशियंस विद पर्सनल रिप्राइजल्स, और यहाँ तक ऐसे संगठन भी चल रहे हैं इन देशों में जो कि एक्चुअल में धमकी देते हैं डिसेंटिंग पॉलिटिशियंस को। यानी कोई अगर मान लो नेता है, कोई राजनीतिक है, वो क्या है कि बेसिकली पार्टी के खिलाफ है, बोल सकते हो कि वो जो रूलिंग सत्ता है, जो राज कर रहे हैं, जो लोग, जो पॉलिटिशियन राज कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है, उसके बहुत ज्यादा खिलाफ कोई पॉलिटिशियन है, उसके विचार बिल्कुल ही अलग है उनसे, और वो मतलब उसको पसंद नहीं आ रहे हैं रूलिंग पार्टी वाले। तो क्या होगा, उसको धमकी दे दी जाएगी। मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जो, क्योंकि कोई भी सरकार तो सीधी इन्वॉल्व नहीं होती कभी भी, है ना, क्योंकि उसकी नजर खराब, मतलब उसकी बोल सकते हो लोगों की नजरों में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है सरकार की, इसलिए सरकार सीधी कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती। वो कहाँ से क्या होता है, ऐसी संस्था बहुत चलती है, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सरकार की तरफ से बोल सकते हो, या किसी जैसे भी मान लो उनको खुद के आउट ऑफ इंटरेस्ट, खुद अपनी मर्जी से, या फिर ऐसे जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उनकी मर्जी से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे पॉलिटिशियंस को धमकी देते रहते हैं जो कि सरकार के खिलाफ हो। उनके खिलाफ पर्सनल रिप्राइजल्स, यानी कि पर्सनल अटैक भी होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इन सोवियत रशिया, नो मैन इज अलाउड टू चूज व्हाट ही विल डू। अब वो रशिया का एग्जांपल दे रहे हैं, पहले सोवियत रशिया बोलते थे, सोवियत रूस, है ना। वहां पे बोल रहे हैं सोवियत रशिया में किसी भी व्यक्ति को ये परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं कर रखा उसको कि वो चूज कर सके उसको लाइफ में क्या करना है। देखा, मतलब उसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है। एज टेक्निकल एफिशिएंसी इज द एंड, क्योंकि वहां की मेन परवाह क्या है, टेक्निकल एफिशिएंसी, कि भाई तकनीकी रूप से सारे काम सटीक होने चाहिए। तो क्या हो रखा है, एवरी मैन इज फिटेड इनटू द मशीन एट ए पॉइंट चूजन बाय द गाइड्स एंड ट्रेन्ड फॉर इट। तो होता क्या है, हर व्यक्ति को मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है। मशीन में फिट करने का मतलब है एक सत्ता चल रही है, एक सरकार चल रही है, उस सरकार में इस व्यक्ति की जरूरत कहाँ पे है वो डिसाइड करते हैं कौन, ऊपर के लोग जो ट्रेंड है इस काम के लिए, है ना, वो डिसाइड करते हैं भाई इस व्यक्ति को यहाँ डालो। व्यक्ति की इच्छा भले ही वो काम करने की है, नहीं करने, नहीं, इस व्यक्ति से ये काम करवाओ, उससे ये काम करवाओ, मतलब वो डिसाइड करने वाले लोग हैं कुछ ऑलरेडी, वो डिसाइड करते हैं किससे क्या करवाना है। किसी को कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पे। सोवियत रशिया की बात कर रहे हैं उस टाइम की वो, ठीक है। देयर इज नो लिबर्टी ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, किसी को एक्शन लेने की लिबर्टी नहीं है रशिया में, और ना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, यानी उसकी मन, उसकी आत्मा क्या चाहती है, वो क्या करना चाहता है, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी हैज बिकम कंफ्यूज्ड विद इग्नोरेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लो टेस्ट। अब डेमोक्रेसी है ना,
वो एक तरीके से उसे कंफ्यूज्ड मान ले, मतलब डेमोक्रेसी हैज बिकम कंफ्यूज विद इग्नोरेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लो टेस्ट। अब डेमोक्रेसी भर गई है एक तरह से, मतलब किससे? अज्ञानता, लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी, एंड लो टेस्ट। और बहुत ही लो टेस्ट का मतलब है कि आपकी सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि आपके विचार कैसे होंगे, बिल्कुल लो क्वालिटी के, है ना। तो डेमोक्रेसी एक तरीके से कंफ्यूज हो गई, क्या मतलब डेमोक्रेसी यहाँ भर गई है, किस चीज से भर गई? अज्ञानता से, प्लस डिसिप्लिन की कमी से, और लो टेस्ट से, बहुत ही तुच्छ विचार, है ना, लो लेवल के विचार रखना या लो लेवल की इच्छाएं रखना। ठीक है, अब आगे समझाऊंगा मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, आगे क्लियर होगा ये। आवर न्यूज पेपर्स टेस्टिफाई टू देम, और हमारे जो न्यूज पेपर है ना वो इस बात के सबूत भी हैं। कैसे? देखो, a democracy which reads mainly about divorces and murders, dance halls and police courts is cultured only in a superficial sense। यानी कि एक डेमोक्रेसी जिसके अंदर लोग तलाक और खून खराबा इसको पढ़ते हैं, मतलब पेपर में क्या पढ़ते हैं? देखो, न्यूज़पेपर इस बात के सबूत है। लोग न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं? किसने किसका मर्डर कर दिया, कहाँ पे चोरी हुई, क्या घटना हुई, ऐसी चटपटी खबर पढ़ना मतलब पसंद करते हैं। कहाँ पुलिस का किस्सा, कहाँ कोर्ट का किस्सा, है ना, कहाँ नाच गाना, डांस हो, मतलब वो ऐसी चीजें पढ़ना पसंद करेंगे। वो ये पढ़ना पसंद नहीं करेंगे संविधान में किस चीज का परिवर्तन की आवश्यकता है, किस पॉलिसी पे क्या चर्चा हो रही है, मतलब वो काम की चीजें पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, वो ऐसी चीजें पढ़ना पसंद करेंगे। तो इनका टेस्ट कैसा हो गया? बेकार हो गया, लो टेस्ट के, मतलब लो लेवल का टेस्ट रखते हैं, तो लो लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं वो लोग बेसिकली। तो ये अखबार हमारे सबूत है कि लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं, और फिर अखबार भी वही छापने लगते हैं धीरे धीरे, ऐसी खबरें छापते हैं, काम की खबरें छापते नहीं। अब आप एक, मैं बहुत ही गजब का उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी के अखबार द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस तो फिर भी अच्छे हैं, वो सभी तरह की खबरें रखते हैं, और वो ऐसी बहस हो जो राजनीतिक, बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, और देश विदेश सभी की मतलब बहस डिस्कशन होते हैं, उनको छापते हैं, वो लिखते हैं उनके बारे में, अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज आते हैं। परंतु जो हमारे हिंदी के न्यूज़पेपर हो गए, जैसे हमारे उदाहरण यहाँ पर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, या फिर जो भी और भी कोई मतलब न्यूज़पेपर होता है, उनमें इस तरह की डिस्कशन कम पाई जाती है, और चटपटी मसालेदार खबरें ज्यादा होती हैं। समझ रहे हो? तो ये क्यों आती है? क्योंकि लोग धीरे धीरे लोग वही पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये अखबार भी वही छापते हैं। ऐसी न्यूज है, वो ताक में बैठे थे ऐसी न्यूज के, है ना। अगर मान लो किसी महाविद्यालय में कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी चीज ऑर्गेनाइज हुई है, उसका छोटा सा आर्टिकल आएगा, ठीक है, और पता चला कि भाई कोई दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, कोई बच्चों ने आंदोलन कर दिया, या फिर कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी, उसका इतना बड़ा चढ़ा के लिखेंगे पूरा ढंग से सब कुछ, और इतना डिटेल में लिखेंगे जिससे पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीजें हैं। तो ये बोल रहे डेमोक्रेसी भर गई है अज्ञानता से, डिसिप्लिन की कमी से, और लो टेस्ट से। लो टेस्ट तो आपको समझ में आ गया, कैसे अखबारों से पता चल रहा है कि अखबार में हम पढ़ते क्या है ना। अब देखो, दो एजुकेशनल फैसिलिटीज, और एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि ये चीज जो है ना, हमारा बोलते हैं ना, हम संस्कारी होते जा रहे हैं, एक्चुअल में हम सुपरफिशियल वे में संस्कारी होते जा रहे हैं। बोलते हैं हमें सब पढ़ के ज्ञान मिल रहा है, एक्चुअल में ये सब ऊपरी सतह पर सिर्फ दिखावे का ज्ञान है। हम एक्चुअल में कोई भी संस्कारी या फिर कल्चर्ड पीपल नहीं हो रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसी चीज पढ़ के कौन कल्चर्ड होगा? दो एजुकेशनल फैसिलिटीज आर विद इन द रीच ऑफ लार्ज नंबर्स, द लेवल ऑफ कल्चर इज नॉट हाई। हम मानते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज धीरे धीरे क्या हुआ है, बड़े लोगों के पास, मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उस वक्त की बात बता रहे हैं, उस वक्त तो चलो इतना नहीं था, अब तो बहुत बढ़ गया है। तो एजुकेशन धीरे धीरे लोगों के पास में पहुंचती जा रही है, लार्ज नंबर, अधिक मात्रा में लोगों के पास में शिक्षा की फैसिलिटीज पहुंचती जा रही है। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं वैसे वो। द लेवल ऑफ कल्चर इज नॉट हाई, परंतु हमारा जो संस्कृति का जो कल्चर है ना, हमारा मतलब वो लेवल जो है ना, वो लेवल इतना ऊपर नहीं उठ पा रहा है। हम एजुकेशन भले ही फैला रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, परंतु लोगों का लेवल है ना, वे ऑफ लिविंग, सोचने का लेवल बोल सकते हो, है ना, वो सब ऊपर नहीं उठ रहा है। उनके विचारों का लेवल ऊपर नहीं उठ रहा है, वो विचारों का लेवल नीचे ही रह रहा है। इट हैज बिकम मोर इजी टू गेट इनटू ए कॉलेज एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट एजुकेटेड। ये बहुत, अब कॉलेजेस में एडमिशन लेना तो आसान हो गया है, परंतु कॉलेजेस से एजुकेट होके निकलना मुश्किल हो गया है। अब देखो, एजुकेशन का मतलब क्या है? एक होता है लिटरेट, यानी कि साक्षर होना। आपको पढ़ना लिखना आता है, आप लिटरेट कहलाओगे, पर क्या आप एजुकेटेड कहलाओगे? नहीं। एजुकेटेड कौन होता है? आपने बीए की डिग्री ले ली, इसका मतलब आप लिटरेट हो। आपको मैं एजुकेटेड फिर भी नहीं कहूंगा। एजुकेटेड वो होता है जिसको ये पता हो कि उसने जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का वो सही इस्तेमाल लाइफ में कैसे कर सकता है। उसको पता हो उस ज्ञान के आधार पे कि लाइफ में मतलब बोल सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, वो उस आधार पर अपना डिसीजन लेता है। वो एजुकेटेड पर्सन है जिसको पता है कि वो मतलब पूरा सोचता है, समझता है, तह तक जाता है, फिर निर्णय लेता है, उसे हम एजुकेटेड बोलेंगे, है ना।
तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉलेजेस में जो एजुकेशन कॉलेजेस में एडमिशन लेना आसान हो गया है, उस वक्त की बात बता रहे हैं तो, बल्कि अब तो और भी आसान हो गया है। तो एडमिशन लेना आसान हो गया, परंतु वहां से एजुकेट होके आना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ना तो वो एनवायरनमेंट मिल पा रहा है, ना उस लेवल की वो एजुकेशन मिल पा रही है, उस तरह की जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, इस तरह की नॉलेज दे जिससे कि वो उनमें थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, उनमें सोचने समझने की एबिलिटी डेवलप हो। किताबी ज्ञान मिल रहा है, उससे वो लिटरेट हो रहे हैं, परंतु एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही बोलना चाह रहे हैं। तो देखो, इग्नोरेंस, अज्ञानता भरी हुई है डेमोक्रेसी का। अज्ञानता कैसे? लोग मतलब इतने ठीक है एजुकेटेड हो रहे हैं, मतलब लिटरेट हो रहे हैं, परंतु एजुकेटेड नहीं हो रहे, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं आ रही है। तो जब तक आप में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो आप अज्ञानी कहलाओगे। यू विल बी कंसिडर्ड इग्नोरेंट, आप इग्नोरेंट ही कहलाओगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी, डिसिप्लिन की कमी डेमोक्रेसी में। देखो, डिसिप्लिन की कमी हर जगह कमी हो, मतलब आप बोल सकते हो जिसमें विवेक कम हो, जिसमें धैर्य कम हो। अब देखो, वोट पड़ते हैं, चुनाव पड़ते हैं, तो जो बूथ होता है, मतलब वोटिंग बूथ, वहां वहीं बूथ को उखाड़ के ले जाएंगे, कुछ आएंगे गुंडे मवाली और उखाड़ के ले जाएंगे, है ना, मशीन को ले जाएंगे, है ना। और यहाँ तक कि फिर आप देखेंगे तो यहाँ तक हमारे जो असेंबलीज होती हैं, पार्लियामेंट वगैरह होता है, वहां पर भी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अक्सर हंगामे करने लग जाते हैं, है ना। अक्सर वो पता चलेगा कि भाई कुर्सियां इधर से उठा के उधर फेंक रहे हैं, कभी तो स्पीकर का माइक ही उठा के ले जाते हैं, है ना। तो मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब इतने हाई लेवल पे भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये डिसिप्लिन की साफ तौर पे कमी है, और ये डिसिप्लिन नीचे से ऊपर तक है। नीचे हम आम जनता, हम में भी डिसिप्लिन की कमी है, और ऊपर लेवल पर जो हमारे चुने गए मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं, उनमें भी डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, और लो टेस्ट की बात तो हो ही गई है। अब वी आर टॉट टू रीड बट नॉट ट्रेन टू थिंक। अब देखो, सीधे सीधे राधे कृष्ण जी बोल रहे हैं, हमको ये तो सिखाया जाता है पढ़ना कैसे, किताब पढ़ना तो सीख गए, परंतु नॉट ट्रेन टू थिंक, पर सोचना नहीं सिखाया जाता, मतलब सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती हमको। जैसे मैंने बताया ना, लिटरेट तो हो गए, साक्षर तो हो गए, पर एजुकेटेड नहीं हो। एजुकेटेड होता है जो व्यक्ति सोच समझ के डिसीजन ले सके, जैसे सोचना आता हो, है ना। वो चीज नहीं हो पा रही है हमारे कॉलेजेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम वो नहीं हो पा रही है, हमारी डेमोक्रेसी में वो नहीं हो पा रही है। Popular education, thanks also to the press, the films, and the wireless, has succeeded in furnishing the average mind discrepancy, though somewhat effectively with ill-digested bits of Freud and Young, behaviorism and contraception and various odds and ends. अब ऐसा है कि ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा एम्बिगुअस है, मतलब इसका मीनिंग कोई कैसे भी निकाल सकता है, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब बता रहे हैं जो पॉपुलर एजुकेशन है, जो आम एजुकेशन पाई जाती है जनता के बीच में, थैंक्स ऑल्सो टू द प्रेस, साथ में वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारी प्रेस है, मतलब अखबार मीडिया, इनको भी धन्यवाद, मतलब इनकी बदौलत भी, साथ में फिल्म पिक्चरें देखते हैं वो, वायरलेस, ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं, इन सब का भी योगदान है। मतलब देखो, कटाक्ष करते हुए बोल रहे हूँ एक तरीके से, कि थे पॉपुलर एजुकेशन, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो है ही है जैसा है। साथ में इसके अलावा हमारे ये न्यूज़पेपर मीडिया वगैरह, फिल्में, ये सब चीजें जो है ना, हैज सक्सीडेड इन फर्निशिंग द एवरेज माइंड स्क्रैपली दो समवट इफेक्टिवली। इन सब ने हमारे जो जनता का जो औसत माइंड है ना, एवरेज माइंड, औसत माइंड, इसको भर दिया है, फर्निश, इसको भर दिया है, सक्सीड मतलब कामयाब हो गए हैं इसको भरने में, इस दिमाग को भरने में। किस चीज से भरने में? स्क्रैपली दो समवट इफेक्टिवली, मतलब और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं उसको भर देने में। किस चीज में? विद इल डाइजेस्टेड बिट्स ऑफ फ्राइड एंड यंग। अभी जो फ्राइड एंड यंग थे ना, ये एक्चुअल में साइको मतलब एनालिटिक स्कॉलर्स थे, मतलब एक तरह से साइको एनालिसिस थ्योरी है, उसके फेमस स्कॉलर्स रहे हैं, तो फ्राइड एंड यंग। अब इनका इसमें एक्चुअल में यहाँ पर राधा कृष्ण जी क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उसको मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, ये जो मीडिया हो, चाहे फिल्में हो, चाहे पॉपुलर एजुकेशन हो, इन सब ने एक्चुअल में हमारे दिमाग को, हमारे औसत माइंड को भर दिया है। फ्राइड एंड यंग व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब चीजों से भर दिया है। अब वो ऐसा बोलना चाह रहे थे, देखो फ्राइड एंड यंग का एक थ्योरी थी, उनकी थ्योरी ये थी कि जो एक सेक्स होता है, मतलब मेल सेक्स है, तो वो हमेशा अपोजिट फीमेल सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा फीमेल सेक्स है वो मेल सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये मतलब हमारे खून में, मतलब जीन्स में होता है बाय डिफॉल्ट ह्यूमन के, कि एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये उनकी मतलब उनकी थ्योरी थी एक्चुअली। अब फ्राइड एंड यंग डेमोक्रेसी के बारे में ये बोलते थे कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी हमेशा अनस्टेबल रहेगी, वो कभी स्थिर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो लोग हैं ना, आम जनता, उनको ये आदत है कि भाई वो मन के अंदर ये बैठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो अंदरूनी दिमाग, कॉन्शियस मतलब जो जागृत है, सबकॉन्शियस मतलब सोया हुआ है, यानी हमारे अंतकरण में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे अंदर चलता रहता है कि कोई एक लीडर होना चाहिए, वो सब हमको संभाल ले, हमें कुछ करना ना पड़े, मतलब यानी हमें एक तरीके से एक फादर फिगर की जरूरत पड़ती है। यानी फादर फिगर मतलब एक फादर जैसा फिगर, यानी कि हम
बाय डिफॉल्ट मन में सोच के बैठे रहते हैं कि भाई कोई होना चाहिए, लीडर नेता होना चाहिए, वो सब संभाल लेगा, वही करेगा, जैसा वो कहेगा हम तो करते रहेंगे बस एज इट इज। मतलब फॉलो करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। अब ये सब जो सोर्सेज बताए हैं, इन सब सोर्सेज में ये चीजें अक्सर लोगों को पढ़ने को मिलती है, मतलब कि नेता हमारा हो, मतलब नेता ने वो कर दिया, नेता के पीछे जनता है ना, वो वैसा नेता है, वो वैसा नेता है, उसने ये डिसीजन लिया, जनता की इतनी भयंकर भीड़ आई, उसने एक बार नारा लगा दिया, सबने नारा लगा दिया, उसने बोल दिया कि भाई चलो कूच करते हैं, वहां मार्च पे चल चलते हैं, वो मतलब इस पैदल यात्रा पे चलेंगे, सब पैदल यात्रा पे चल दिए आंख बंद करके। लोगों को पता भी नहीं है कि किस वजह से पैदल यात्रा हो रही है और क्या वो सही बात के लिए हो रही है कि नहीं हो रही है, पर फिर भी चल देंगे, है ना। फिर बात आती है कि भाई कोई भी, मतलब ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कोई धरना करने बैठ गया नेता, मुद्दे की तह तक नहीं जाते कि नेता का रियल पर्पस क्या है, उस लीडर का रियल पर्पस क्या है, परंतु नहीं, हमारे नेता ने बोला है कि भाई यहाँ धरना देना है, चलो धरने पे बैठ जाते हैं। मतलब ये सब चीजें इन मीडिया, फिल्म, इन सब से हमारे दिमाग में भर दी जाती है। जो फ्राइड एंड यंग बोलते हैं किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कि हमको एक मतलब दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कोई लीडर होना चाहिए, हम वो जैसा कहेगा हम करते रहेंगे। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ये व्यवहार है हमारा, ये व्यवहारवाद मतलब ये हमारे व्यवहार में घुसा हुआ है ऐसा कि हमको लीडर चाहिए, हम आंख बंद करके फॉलो करना जानते हैं बस, हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, हमें करना भी नहीं है हमारा दिमाग इस्तेमाल, तुम जैसे कहोगे हम कर लेंगे, नेता जैसा कहेगा हम कर लेंगे। एंड कॉन्ट्रासेप्शन, और इनके अलावा देखा जाए तो हमारे दिमाग में एक चीज और भरी जाती है कि भाई ठीक है, मतलब लगातार मीडिया में सब जगह एक चीज आती रहेगी, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि बच्चे, एक छोटा परिवार के बारे में जो बातचीत होती है कि बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होने चाहिए, मतलब ये चीजें हमें अखबारों में पढ़ने को मिलेंगी, मीडिया में देखने को मिलेंगी ज्यादातर चीजें, कि भाई अगर पॉलिटिक्स की बातें होंगी तो कैसी होंगी, मैंने बताया इस तरह की होंगी। अगर मतलब कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्शन की बातें होंगी कि भाई छोटा परिवार, सुखी परिवार, उस पर फोकस रहेगा। यानी लोग किस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इन हमारी जो फिल्म्स है, प्रेस है, इन चीजों ने दिमाग में क्या भरा है हमारे लोगों के, उस चीज पे मतलब लोगों के दिमाग में एजुकेशन तो मिली नहीं प्रॉपर वे में, उनको मतलब एक ब्लाइंड फॉलोइंग सीख गए, वो आंख बंद करके किस चीज को फॉलो करना है, ये चीज सीख रहे हैं वो इन सोर्सेज से। दोज हु नो बेटर आर अफ्रेड टू स्पीक आउट बट कीप स्टेप विद द एवरेज माइंड, है ना। जो लोग ये जानते हैं, मतलब कि भाई सच क्या है, मतलब दोज हु नो बेटर, जो सही जानते हैं, सच झूठ को जानते हैं, जिनको पता है कि क्या चीज सही है, आर अफ्रेड टू स्पीक, वो बोलने से डरते हैं, बट कीप स्टेप विद एवरेज माइंड, और वो क्या करते हैं कि जैसा कि औसत माइंड चल रहा है उनके साथ साथ वो भी चल देते हैं। मतलब दोज हु नो बेटर आर अफ्रेड टू स्पीक आउट बट कीप स्टेप विद द एवरेज माइंड, कि जो लोग जानते हैं कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, वो भी एक्चुअल में बोल नहीं पाते हैं डर के मारे, क्योंकि जब मेजोरिटी लोग एक साथ होते हैं ना, तो माइनॉरिटी की कोई नहीं सुनता, मेजोरिटी की चलती है फिर, यानी कि जो बोल सकते हो कि बहुमत में जो लोग हैं, बहुमत में जो लोग हैं ना, उन्हीं की सुनी जाएगी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुनेगा ही नहीं कोई, है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक चोर के पीछे, मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी चोर मान लिया गया, पूरी भीड़ उसके पीछे पड़ी हुई है उसको कूटने के लिए, अचानक एक व्यक्ति को पता है कि ये चोर नहीं है, वो रोकने को, अरे नहीं इसको छोड़ो छोड़ो, इसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई नहीं सुनेगा, बल्कि उसको और कूट देंगे साथ में बैठ के, है ना। तो बता रहा हूँ कि मैं, मेजोरिटी के बीच में कोई नहीं बोलता फिर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, uncriticized mass impulses, crowd emotions and class resentments have taken the place of authority and tradition। जो अनक्रिटिसाइज्ड मास इम्पल्स है, मास इम्पल्स का मतलब भीड़ का मतलब क्या इमोशंस है, भीड़ ने डिसाइड किया ये चीज करनी है, वो अनक्रिटिसाइज चला जाता है, मतलब उसकी कोई आलोचना ही नहीं करता। क्राउड इमोशंस, जो भीड़ के इमोशंस होते हैं, क्लास रिसेंटमेंट, एक पूरी क्लास, एक प्रजाति, एक वर्ग, एक पूरा वर्ग है, उसका एक भावना है, उसका गुस्सा है, तो वो दिख रहा है। मतलब देखो अभी समझाता हूँ पूरे ढंग से आगे। हैव टेकन द प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, यानी कि बोल सकते हो कि भाई पावर, अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, जो पावर का रूप है ना, वो क्या हो गया, जनता हो गई है, भीड़ हो गई है। ऐसा नहीं है, मतलब भीड़ के अंदर पावर आ गई है, भीड़ कुछ भी गलत कर देगी, भीड़ में किसी को पीट डाला, अब भीड़ के ऊपर केस भी नहीं होता है, पता है। मास, जब कोई भीड़ में कोई घटना होती है तो केस किस पे केस करोगे, भीड़ पे केस भी नहीं हो पाता। तो अनक्रिटिसाइज्ड मास इंपल्सेस, क्राउड इमोशंस एंड क्लास रिसेंटमेंट्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन। जो शक्ति के जो स्तंभ है ना, शक्ति की जो जगह है, अथॉरिटी और ट्रेडिशन, यानी शक्ति इनके पास चली गई, इनके पास चली गई मास इंपल्सेस, जनता, भीड़, भीड़ क्या सोच रही है, क्राउड इमोशंस, क्राउड की क्या इमोशन है, वो उसी चीज को, मतलब पावर ही इनके पास रह गई है। क्राउड ने बोल दिया ये चीज सही है, तो मतलब क्राउड को सही मान लिया जाएगा, भरे वो गलत हो सब लोग, चाहे वो सबके सब गलत हो, पर फिर भी उनके पास में अथॉरिटी पावर है, भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलत कैसे होंगे, है ना। ऐसा होता है ना, मान लो 1000 लोग एक किसी के डिसीजन के फेवर में कि हाँ ये करना है, अब 10 लोग हैं वो बोलते हैं नहीं ये तो गलत कर रहे हो तुम लोग, कोई नहीं सुनेगा उन 10 की, बोले दैट
ये तो ऐसे बोल रहे हैं 1000 के गलत होंगे, 1000 जो बोल रहे हैं वो क्या सही नहीं है, 1000 जो बोल रहे हैं वही सही है, उन 1000 के साथ 1000 और जुड़ जाएंगे, हाँ यही सही है। तो मतलब पावर किसके पास चली गई है, क्राउड के पास चली गई है, इन्होंने पावर की जगह ले ली, अथॉरिटी इनके पास में आ गई है। तो बच्चों अभी हम इसको ऐसे को यहाँ स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया है ना, वीडियो अपलोड करने में बड़ी समस्या होती है, फिर ज्यादा बड़ा साइज का लेक्चर हो जाता है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी पे ही, ठीक है, इसके आगे से कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं इसी के आगे कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।